एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएन क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए एएलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिससे आप लोगों को एक सटीक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। बहुत ही नजदीक एग्जाम आ चुका है, तो आप लोगों को ये एक बूस्टअप का काम करेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन दर्पण से है, कह रहा है कि फोकस दूरी एफ वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव्य, और ये जो मान दिया गया है ना, इसको हम लोग μ-2/3, ये द्रव्य का क्या है पता है? ये द्रव्य का है अपवर्तक सूचकांक। क्या है ये? अपवर्तक सूचकांक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हर मटेरियल का अपना एक अपवर्तक सूचकांक होता है। तो कह रहा है कि एक द्रव्य है जिसका अपवर्तक सूचकांक दिया गया है, उसमें एक उत्तल दर्पण को क्या करते हैं, डुबा देते हैं, जिसका जो फोकस दूरी है वो क्या है, एफ है। तो पूछ रहा है कि द्रव्य में दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी दर्पण को हम किसी द्रव्य में डुबाते हैं, उससे उसके फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि उसका जो फोकस दूरी रहेगा उतना का उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ, पहले भी एफ था और अब भी इसका क्या रहेगा, फोकस दूरी एफ ही रहेगा। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? देखिए, सबसे पहले त्वरण क्या होता है। मान लो कि कोई भी वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v से, फिर आगे जाके इसका वेलोसिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मान लो कि पहले 10 था मीटर पर सेकेंड, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। अभी क्या है कि वेलोसिटी जो वेग है वो बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या है, अभी त्वरण में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि त्वरण जो वेग है वो घटता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अभी 30 मीटर पर सेकेंड पे है, फिर 20 पे चला जाएगा, फिर 10 पे चला जाएगा। यहां क्या हो रहा है, वेग कम हो रहा है। और जब वेग कम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो वही कहता है कि ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। तो देखो, जब त्वरण ऋणात्मक होगा या मंदन होगा, उस केस में जो त्वरण होगा वो वेग के अपोजिट साइड में काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेग। वेग के विपरीत दिशा में ऋणात्मक त्वरण लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अपघटन से हम लोग इसका क्या करते हैं, जो अयस्क है उससे हम लोग धातु निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मृतपोषी है? तो बता दूं कि मृतपोषी क्या होता है, जो मृत और सड़ने वाले से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मृतपोषी कहते हैं। तो मशरूम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है, वो एक मृतपोषी है। न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक नियम में वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम है? तो थोरियम। आपको पता होगा कि न्यूलैंड्स ने एक अपना आवर्त सारणी बनाया था, जिसमें ये 8 एलिमेंट को, तत्व को सजाया था। उसमें ये कहा था कि ये पहला वाला है, इसका गुण इस 8वें वाले से मिलेगा, और इसको इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया था। तो वही कह रहा है कि इसका जो सबसे लास्ट वाला तत्व था वो कौन सा था, तो वो थोरियम था। ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम इसी को कहते हैं हम लोग। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विद्युत धारा का मान क्या होगा? कह रहा है कि बहुत सारा प्रतिरोध है, 1 2 3 4, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? ये श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो विद्युत धारा का मान सब श्रेणी से एक ही जैसा होगा, बट जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग होगा। इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, और इसके लिए कुछ और होगा। ठीक है। लेकिन इसी का अपोजिट, जब हम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं,
इस केस में क्या होता है कि सब पे करंट का मान अलग अलग होगा, सबसे अलग अलग करंट पास करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समान रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है, श्रेणी में पूछ रहा है, विद्युत धारा का मान समान रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से और एक चीज सीख लेना कि जब श्रेणी में रहेगा उस केस में अगर सबका प्रतिरोध का सम पूछना टोटल, तो सबको डायरेक्ट जोड़ देना, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल में रहा उस केस में जो फॉर्मूला काम करेगा, टोटल 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान रखिएगा इसको। और जो अपना ये होता है ना प्रतिरोध, इसका जो ऐसा मात्रक होता है उसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो ये सोडियम और पोटासियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। और पीरियोडिक टेबल के बदले उसके बाद उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? तो सबको पता है क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। अगला देखिए, अगला क्या न्यूमेरिकल है कि 4 केजी की वस्तु है, हाँ 4 केजी की कोई ऑब्जेक्ट है, 4 केजी का, अभी ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और बाद में इसका जो चाल है वो हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि इस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक पढ़ाया था क्या, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे उस साल भर क्वेश्चन पूछा था, जिसमें जो वर्क डन का मान होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की कहने का मतलब जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब देखो, जो मास है वो 4 केजी है और पहले जो मास में वेलोसिटी था वो कितना था, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर 4 केजी और पहले कितना था, 5 × 25। इसको सॉल्व कर लोगे, 2 दूनी 4 200, 2 दूनी 4 50, तो ये हो जाएगा 150 जूल निकल के आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है बताया तभी आप लोगों को, ओम। सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस, इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा कहां कौन सा रहता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे किस समूह के होते हैं? तो वो थैलोफाइट समूह के होते हैं। किस समूह के होते हैं? थैलोफाइट समूह के होते हैं। रनवियर के नोड सूक्ष्म छिद्र है जो किसमें पाए जाते हैं? यहाँ पे होगा किसमें पाए जाते हैं, तो ये माइलिन तंत्रिकाक्ष में पाया जाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन लोड नहीं लेना है क्योंकि जीके का वेटेज बहुत ही कम है। इस शिफ्ट में साइंस का तकरीबन 21 से 22 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन तो नेट पूछा ही गया है। जम्मू कश्मीर में वैसी सुरंग, ध्यान रखिएगा। तो साइंस को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? आपको पता होगा कि परमाणु संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक चीज और बात कर लो, जब हम लोग परमाणु भार निकालते हैं, सॉरी द्रव्यमान निकालते हैं, द्रव्यमान क्या होता है पता है तुमको? द्रव्यमान होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ते हैं तो द्रव्यमान निकल के आता है। हमसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन पूछ रहा है ना, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और घटा में प्रोटॉन। यही तो प्रोटॉन परमाणु संख्या है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ध्यान रखिएगा। और कभी कभी इसको डिनोट ऐसे करते हैं कि ये कोई तत्व है, इसके ऊपर में जो ये ए है ये इसके द्रव्यमान संख्या को बताता है, द्रव्यमान संख्या को बताएगा,
और नीचे में यहाँ पे एक जेड से रहता है, ये इसके परमाणु संख्या को बताता है, परमाणु संख्या को बताता है। अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन किसमें होते हैं, क्या होते हैं? नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी से भी अच्छा वेटेज है क्वेश्चन का। NH4 टू SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित है? देखिए NH4 पूरा का 2 कर दिया और SO4 कितने परमाणु उपस्थित है, बस आपको गिन के उत्तर कर देना है। देखो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे और हाइड्रोजन का 4 है, दोनों में कितना हो गया 5 और बाहर में 2 है, तो टोटल हो गया 10। सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4, 10 1 11 4 15। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। संवेग को गुणनफल के रूप में मापा जाता है। संवेग होता है P, इसको हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। कहां है? मार दो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवर्तिक फलन माना गया है, मतलब कि किस आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान पर उसको व्यवस्थित किया गया था, ध्यान रखिएगा। लाल चीटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल लाल चीटी में। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। 1 किलोवाट ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट आवर और इसका होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और इसी के साथ आप लोगों का ये शिफ्ट समाप्त होता है। मैं अगले शिफ्ट में लेके आया हूं, बहुत जल्दी मैं सारा शिफ्ट करवा दूंगा आप लोगों को। बस आप लोग इससे ओवरव्यू लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और अपना प्रैक्टिस उसी साइड अधिक कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को, और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।